में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे अधिक किसी वर्ग को महत्व दे रही है तो वह है आधी आबादी, यानी महिलाओं का वर्ग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हमेशा से ही महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करते रहे जिसके कारण उन्हें मामा और भाई की उपाधि मिली हुई है। इस बार लाडली बहना योजना सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को साध लिया। अब भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में उसे आधी आबादी का भरपूर समर्थन मिलेगा और पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का फोकस महिलाओं पर रहेगा। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार पार्टी महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24 महिला प्रत्याशियों को बनाया था, इनमें से 11 ही चुनाव जीत पाई थी। भाजपा की ओर से हाल ही में 79 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, इनमें से 11 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने का दमखम इनमें है। यही कारण है कि भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी इन्हें साधने में जुटी हुई है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। रमेश शर्मा जी, जैसा कि देखने में आ रहा है आधी आबादी को साधने में जुटी हुई है, सभी राजनीतिक दल वर्तमान में आधी आबादी को साधने में जुटी हुई है, तो क्या कारण है? महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने की वजह है ये सबसे बड़ा कारण? देखिए, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है जी। तो चुनाव के समय सरकार जो भी निर्णय लेती है या विपक्ष कोई कदम उठाता है तो उसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाता है और ये माना जाता है कि ये निर्णय आधी आबादी को या वोट को साधने के लिए हुए हैं। ये ठीक है कि कुछ निर्णय देर से हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में महिलाओं को जो आरक्षण का बिल आया है केंद्र सरकार में या मध्य प्रदेश सरकार ने जो लाडली बहना योजना शुरू की है या इससे पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना और जननी सुरक्षा योजना जो शुरू की थी महिलाओं को, और फिर एक उज्ज्वला योजना उन्होंने गांव में शुरू की। मेरी दृष्टि से ये योजना स्वागत योग्य है। संयोग इससे पहले भी कांग्रेस ने भी कुछ महिलाओं के लिए शुरू किया था, कुछ कानून ऐसे बनाए थे तो वो भी स्वागत योग्य है। उसका ये कारण है कि इसको चुनाव के समय आप चुनाव से जोड़ करके देख लें, लेकिन अगर भारत की संस्कृति को आप देखेंगे वो दुनिया की दूसरी संस्कृति से अलग है। हम वो सोचने वालों में से नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की 13वीं पसली निकाला और उससे महिला को बनाया, हम उसमें की सोच नहीं है। हम ये मानते हैं कि जब परम ब्रह्म आए थे तुरीयातीत अवस्था में, उनकी पहली अवस्था सुषुप्त की है, स्वप्न की है, जागृत है, तुरीय अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था है। उसमें जब आए थे तो उन्होंने पहला जो अणु बनाया वो नारी का बनाया और अपना प्रतिरूप कहा। तो नारियां हमारे यहाँ भारत में हमेशा अग्रणी रही हैं। अगर हम पुरानी बात ना भी करें तो आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ है और मंडन मिश्र का, तो उसकी निर्णायक देवी भारती थी। तो कुल मिलाकर के भारत में नारियों का जो स्थान रहा है, तो लेकिन किसी कारण से वो पिछड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ चुनाव तो आज हैं और कल चले जाएंगे, लेकिन ये जो निर्णय नारी सम्मान का और उनको उचित स्थान देने का, ये निर्णय स्वागत योग्य कदम है, इसका किया जाना चाहिए। और मेरी तो अपेक्षा भी ये है कि भले ही वो 33% का बिल पास ना हुआ हो, लेकिन दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपेक्षाकृत महिलाओं को अधिक टिकट दें, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये स्वागत योग्य है। वंदना जी, विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के लिए नारी वंदन अधिनियम बिल लाया गया और आरक्षण के लिए 2 शर्तें जरूरी है। पहली तो यह कि लंबे समय से लंबित जो जनगणना है उसे पूरा किया जाए और दूसरा यह कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन हो जाए। और ये दोनों ही मसले बहुत विवादास्पद है, इनसे कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले मैं आपको आज सबको बधाई देना चाहूंगी कि आज विभिन्न विभागों में हमारे 35% का आरक्षण जो दिया गया है महिलाओं को, उसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं का गौरव बढ़ाया है, नारी का गौरव बढ़ाया है। देखिए आपने उनका जो निर्णय है वो कितना उचित है कि वन विभाग में उन्होंने नहीं दिया ये आरक्षण, क्योंकि वो हमेशा नारी सुरक्षा को लेके काफी संवेदनशील रहे हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि हमारी जो घर की बेटियां हैं वो जंगल में जाएं, इसीलिए उस विभाग को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की नीति है। सबसे पहली तो ये चीज देखिए कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की नीति कितनी साफ है, हमारे मोदी जी की नीति कितनी साफ है कि उन्होंने कम से कम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया तो
संसद में उसे पारित तो कराया। भले ही उसके लिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, परिसीमन है, जनगणना है, मैं मानती हूँ कि उसमें समय लगेगा, लेकिन आप देखिए कि कितने सालों से वो पेंडिंग था। आज उस पर कम से कम संसद में चर्चा हुई और नई संसद में चर्चा हुई। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है कि नई संसद में उस पर चर्चा हुई। तो आप देखते जाइए कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार केंद्र में बैठी और यहाँ बैठी, डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग को लेकर चल रही है तो वो नारी को लेकर चल रही है। इसरो में आप देखेंगी तो इसरो में बराबर पुरुष और महिला आज काम कर रहे हैं साइंटिस्ट के रूप में। अगर आप सेना में देखेंगी तो हमारे मोदी जी के आने के बाद महिलाओं की भर्ती बढ़ गई है। आप जब सेक्स रेशो पे जाएंगी तो पहले का जो सेक्स रेशो था 911 गर्ल्स ऑन 1000 बॉयज हुआ करती थी अपने यहाँ, लेकिन अब हो गई है 974 गर्ल्स आउट ऑफ 1000 बॉयज। तो ये कितना डिफरेंस आया है, आप सोचिए। जेंडर रेशो कितना इंप्रूव हुआ है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि लास्ट ईयर, पिछले साल, हमारे प्रदेश में ज्यादा बेटियों ने जन्म लिया था बेटों की अपेक्षा। तो नारी को हमेशा सम्मान देती रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये 33% आरक्षण जो हम ला रहे हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, वो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है। वो लाएगी, परिसीमन, जनगणना सब कुछ करके। और आज जो 35% है वो भी उसका एक प्रारूप ही है। वंदना जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अलमाज सलीम जी जुड़ चुके हैं। अलमाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी वंदना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो वो जो आज हुआ है वो भी एक प्रारूप है उसी का। तो देखिए, हम छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, चाहे वो हमारे विभाग हो, चाहे वो हमारी संसद, सब जगह नारी को स्थापित कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो हमें मोदी जी का तो कोटि कोटि साधुवाद हर नारी को, मुझे, आपको, धर्मिष्ठा जी, सबको करना चाहिए। क्योंकि आज नारी की जो स्थिति थी भारत में वो बदल चुकी है। आज नारी हर जगह चांद तक पहुंच रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ राजनीति नहीं करती है, वो सामाजिक नीति के अनुसार चलती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ बराबरी पे ले आए हम इंडिया को अपने। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में आपने देखा है कि जेंडर न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, विमेन को बराबर माना जाता है। और बहुत जल्द अगर हमारी इसी तरह गति बढ़ती रही महिला विकास की, तो एक दिन वो आएगा जिस दिन हम भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह मैन विमेन इक्वालिटी पे आ जाएंगे। बिल्कुल। अलमाज जी, विपक्ष मोदी सरकार को लेकर महिला आरक्षण पर यह कहकर लगातार घेर रहा है कि इसका लाभ वर्षों बाद मिलेगा, अभी क्यों नहीं? मोदी जी फिर भी महिला वोटरों के बीच में भरोसा कायम रखे हुए हैं। कांग्रेस की ऐसी कोई योजनाएं नहीं है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो, जिससे महिला मतदाताओं को वो साध सके? जबकि भारतीय जनता पार्टी के आप मोदी जी को ले लीजिए, शिवराज जी को ले लीजिए, लगातार ऐसी योजनाएं उनकी आती रही है जो महिला मतदाताओं के हित में हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की कोई योजना नहीं है। जी, नारी सम्मान योजना हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इसका अनाउंसमेंट किया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हें याद दिलाना कि यूपीए की सरकार में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने और यूपी ने ही दिया था। हिंदू मैरिज एक्ट का अमेंडमेंट करके उसमें फोकस राइट, महिलाओं को बराबर का जो अधिकार जो उनके परिवार में मिलना चाहिए, जायदाद में मिलना चाहिए, वो कांग्रेस का एक्ट लेकर आई थी, इसका बिल लेकर आई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सशक्त नहीं किया महिलाओं को। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से ये है कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी क्या पूरे कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। लेकिन मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से सो रहे हैं। उन्हें चुनावी मौसम में याद आया कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दें, वो जो इंजीनियरिंग लाए हैं, जो आरक्षण लाए हैं, उसको भी बाद में लागू किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वोटों को निभाने की स्कीम है और ये सिर्फ अभी टेम्पररी है, कुछ पुख्ता नहीं। जी वंदना जी, जैसा कि अलमाज जी ने बोला, जो सवाल अलमाज जी ने पूछा है, सीधा सा उनका सवाल यही कि ये जो जितनी भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की आई है, ये केवल चुनाव को देखते हुए है। चुनाव के समय आई है, ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और देखिए, अगर ये हमारे माननीय शुभंकर शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में ऐसा कहेंगे तो मुझे भी फिर कहना पड़ेगा कि इनके जो राहुल गांधी जी थे, वो चुनाव के समय में आके इतनी हास्यास्पद घटना थी उनका नुक्कड़ चर्चा कि उन्होंने एक ओबीसी कार्ड खेला, जातिवाद फैलाया, जाति के नाम पे लड़ाया और चले गए। तो ये इनकी कांग्रेस पार्टी की तो नियत और नियति, हमेशा इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। तो ये हमेशा बस बीजेपी को
कोस कोस के भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोस कोस के अपनी चुनावी टीआरपी बढ़ाते रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो था, ये हमेशा कहते हैं कि आपकी पार्टी नहीं लाई, हमारी पार्टी लाई थी। तो ये बताइए कि ये 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया था, तो 3 साल उसके बाद किसकी सरकार थी जी? कौन था मुख्य प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी। किसके, कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। क्यों नहीं आपने उसको पारित करा दिया लोकसभा में? तो इस तरह की ये दोगली बातें करना कांग्रेस का हमेशा से नेचर रहा है, और इस नेचर के तहत ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का विकास कर रही है, जनता को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और उसी का आज जो उदाहरण पेश हुआ है, 35% आरक्षण विभिन्न विभागों में। जी जी रमेश जी, जैसा कि 1956 से अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश में कब ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले इस तरह से महिलाओं के लिए सौगातों की झड़ी लगी हो? ये पहला चुनाव है कि आचार संहिता लगने के ठीक पहले तक बीजेपी सरकार आधी आबादी को पूरा खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। महिला आरक्षण का फैसला भी इन्हीं में से एक है। अब मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती वाले पदों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो महिलाओं को साधने की कवायद कर रही है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के प्रधानता दे रही है। ये ठीक है कि उनके दो निर्णय मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा, शिवराज जी का निर्णय या दिल्ली में जो आरक्षण का बिल है, ये चुनाव के बिल्कुल जब आ गया और चुनाव की एक प्रकार से रणभेरी बज गई, तब चुनाव आया, इसलिए उसको चुनाव से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में देर आए दुरुस्त आए, निर्णय भले ही देर से हुआ, लेकिन निर्णय कम से कम नारियों के सम्मान में है। चुनाव आज आया है और वो कल चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थायी निर्णय है जो आगे चल करके लागू होगा। अब किसने लागू नहीं किया, क्यों 27 साल तक पड़ा रहा, मेरी दृष्टि में इस पर कोई बहस की अब आवश्यकता नहीं है। ना तो मेरी दृष्टि में भाजपा को ये कहना चाहिए कि आप 27 साल तक पटके रहे, ना कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि आपने चुनाव के लिए। मैं समझता हूँ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसको राजनीति से ऊपर उठ करके देखा जाना चाहिए। नारी सम्मान और नारी अधिकार के निर्णय, ठीक है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने लिया आचार संहिता का, हो सकता है उसका आदेश भी ना निकल पाए आचार संहिता में, लेकिन अगर घोषणा कर दी है तो आगे पीछे लागू जरूर होगा। तो कहने का अर्थ जो है, नारी के हित के निर्णय, नारी के सम्मान के निर्णय अगर हो रहे हैं तो उसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, महिला शक्ति प्रदेश के 96 सीटों की हार जीत तय करने की स्थिति में है। वर्तमान में 24 विधानसभा सीटों में 1000 पुरुष वोटर और 980 महिलाएं हैं, जबकि 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 पुरुष मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या 950 से अधिक है। इन्हें साधने के लिए क्या तैयारी करी है आपकी पार्टी ने? देखिए, हमारी पार्टी ने अभी तो जो अभी वर्तमान में जो योजना आई है, जो हमने उज्ज्वला को जोड़ा है लाडली बहना के साथ, तो देखिए उसमें हमने तुरंत संशोधन किया। सबने इनने प्रश्न उठाए थे कांग्रेस पार्टी ने कि आपने सिर्फ लाडली बहनों को क्यों दिया है, तो हमने उसमें संशोधन किया कि जिनके पतियों के नाम है उनका वो अपनी पत्नी के नाम करा के उसका उज्ज्वला योजना का फायदा लाभ ले सकते हैं। तो देखिए हमारी पार्टी कितना, मतलब आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी देखिए हमारी पार्टी की, कि योजनाएं लाती बस नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह की लाई और पेपर पे डाल दी। उस पे फ्लेक्सिबल डिसीजंस, फ्लेक्सिबल चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास काम करने की तरीका है कि शैली क्या होनी चाहिए, किस चीज पे। इन्होंने कह दिया कि आप लाडली बहना क्यों लाए, तो आप 1000 रुपए देके क्या कर लेंगे, तो उस पे भी हमने संशोधन किया, 1250 किए। फिर उसमें आवास को भी जोड़ा, उज्ज्वला को भी जोड़ा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, कि देखिए योजना लाओ, उस पे स्मार्ट वर्क जो भी रिक्वायरमेंट है ऐड करते जाओ। इनकी तरह नहीं, योजना लाओ, पेपर पे डालो, बस दिखाओ जनता को मैनिफेस्टो में, और उसके बाद जैसे ही आप गए योजना खत्म। तो दूसरी पार्टी की सरकार अगर गई तो आपने उनकी पुरानी योजनाएं बंद कर दी, किसानों को डिफॉल्टर साबित कर दिया, बच्चों से स्कूटी लैपटॉप छीन लिए। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की कभी भी ना तो नीति रही है, ना हम लोगों की इतनी तुच्छ मानसिकता है। हम लोग विकास के एजेंडे पे काम करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है विकास की तो वो है महिला, दलित, शोषित, वंचित। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत प्रयास करती थी, करती है और हमेशा करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, जैसा कि महिला मतदाताओं को साधने की लगातार कवायदें चल रही है, आप भी देख रहे हैं सभी दल एक के बाद एक बढ़ चढ़कर योजनाएं ला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहती है कि जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं, इलेक्शन आते ही भारतीय जनता पार्टी योजनाओं की झड़ी लगा देती है।
तो क्या ऐसे में ये कहना ठीक होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन आने पर महिलाओं के बारे में सोचा है? देखिए, मोटे तौर पर ये ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि चुनाव के कारण ये आरोप एक दूसरे को हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नारी के विकास के मामले में गति देने में भाजपा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई योजना शुरू नहीं की, कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन उसको गति देने में भाजपा एक कदम कहीं ना कहीं आगे है। और इसके साथ साथ मेरी एक अपेक्षा, विषय से हट करके एक विषय और कहना चाहता हूं मैं, कि जिस तरीके से छोटे बच्चे को चलाने के लिए हम उंगली पकड़ते हैं, उसको चलाना सिखाते हैं, और जब वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है, तो उससे हम स्वयं कहते हैं कि तुम अपने आप दौड़ो, उसको पैरों पे खड़ा करना। मैं समझता हूं अब स्वतंत्रता के 77 वर्ष हो गए, तो ये जो सहायता की योजनाएं हैं वो तो स्वागत योग्य हैं ही। इसके साथ सरकारों को एक अभियान भी चलाना चाहिए कि नारी आत्मनिर्भर कैसे बनती है, युवा आत्मनिर्भर कैसे बनता है, इस तरफ भी कहीं ना कहीं अभियान चलाना चाहिए। विषय से हट करके एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, सब अपने भोजन का जुगाड़ करते हैं, रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करके उसको खाने कमाने लायक बना देते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान है, वो किन्हीं कारणों से अगर निराश्रित हो गया है तो उसको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाना चाहिए। नारी के मामले में नारी भारत की बहुत सक्षम रही है, जैसा कि मैंने कहा है, बहुत सक्षम नारी रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये केवल भारत है कि जब पुरुषार्थ पराजित होता है, देवत्व भी अगर शिथिल होते हैं, त्रिदेव को असमंजस होती है, तब तो नारी निकलती है खड़क खप्पर लेकर के जो व्यवस्था बनाने के लिए। तो भारत में नारी की कल्पना इतनी सक्षमता के साथ है, तो नारी को सक्षम बनाने के लिए अगर कुछ योजनाएं कोई ला रहा है, तो मैं समझता हूं उसको राजनीति से अलग हट करके उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और इन योजनाओं के साथ नारी कैसे आत्मनिर्भर बनती है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अलमास जी, जैसा कि रमेश दुबे जी ने कहा है कि जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं तो लाई जा रही है, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कदम कांग्रेस उठाएगी क्या? कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही मूल मंत्र है, किस तरीके से समाज को एजुकेट कर सके, अपने आत्मनिर्भर बने। जी, मैं वंदना त्रिपाठी जी ने अभी बात कही थी कि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है नारी जी, तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर लाडली बहना शिवराज लेकर पार्टी लेकर आई, इसके माध्यम से वे अगर महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे प्रदेश को कर्जे में क्यों डुबा रहे हैं? उन्होंने 3 लाख से ज्यादा कर्जा क्यों नहीं रखा है? फिर से उन्होंने 1000 करोड़ का कर्जा लिया, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को कर्जे में डुबा कर महंगाई की मार क्यों एक आम आदमी को डालना चाहते हैं? तो इसका जवाब में पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे पास नेता नहीं है, नीति नहीं, नेतृत्व नहीं है। चलिए, आपके पास नेता है, नीति क्यों भरी हुई है? ये मेरा उनसे सवाल। जी वंदना जी, उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप ये बताइए कि डिंडौरी में आज आप शहपुरा में आपकी जन आक्रोश यात्रा हुई, उसमें आपकी एक महिला नेत्री पे हमला हो गया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आप एक छोटी सी रैली में अपनी महिला नेत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पूरे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? दूसरा, आपकी जो प्रियंका गांधी जी रैली का, आज प्रियंका गांधी जी की जो सभा हुई है, उसका कर्णधार कौन था? किसने आयोजित करी थी? आपको बताऊं मैं, उसमें आपके जो कर्णधार थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनपे महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। और आपकी प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़कियां लड़ सकती हैं, और आयोजनकर्ता कौन है? जिनपे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। तो आप लोग कृपया करके प्रश्न पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए अलमास जी, कि आप नारी की क्या सुरक्षा करते हैं। आपकी रैलियों पे आपकी नेत्रियों के ऊपर अटैक हो जाता है, तो आप लोगों ने ये इंश्योर किया। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में क्यों किसी महिला नेत्री के ऊपर अटैक नहीं हुआ? क्योंकि हम नारी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रहे हैं। आज पुलिस में भर्ती दे रहे हैं हम, पर वन विभाग में नहीं कर रहे हैं हम उसका आरक्षण। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। तो आपको जवाबदेही नहीं हूं मैं अलमास जी, मैं जवाबदेही हूं जनता को। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही है जनता को, और जनता में सबसे ज्यादा अगर किसी को जवाबदेही है हम, तो वो है महिलाओं को, उनकी सुरक्षा को, जिसके लिए आप लोग कभी भी जवाबदेही नहीं रहे हैं। और आपके राहुल गांधी जी भी नहीं रहे हैं कभी। उन्होंने अध्यादेश को भी फाड़ दिया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के। मनमोहन जी चाहते थे कि वो अध्यादेश आए, लेकिन आप लोगों ने आपके राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया उस अध्यादेश को। मैं आपको जवाब नहीं दूंगी अलमास जी।
ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात को रख देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये ढींगे मारती है कि महिलाओं को सुरक्षित रख रही है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एंकर जी के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ रंजना जी से कि महाकाल की नगरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से वह अर्धनग्न व्यवस्था में घूमती रही, वो मदद मांगती रही और किसी को उसकी मदद नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं जब भी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी आती है तो उनकी फौरन आ जाती है, लेकिन आज जब इतना भयानक घटनाक्रम हुआ उज्जैन में तो फिर भारतीय जनता पार्टी मौन थी। तो आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कैसे करती है, सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है, जो कि शासन में है, उसको पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि वो महिलाओं को सुरक्षित दे सके और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से शासन। अलमास जी, ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन आपने ये बात करी है, इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है और समय हमें इससे ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अलमास जी, वंदना जी और रमेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे तो महिलाओं को आधी आबादी के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन चुनाव में मतदाता के तौर पर महिलाओं को अहमियत कम ही मिलती है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन चुनावी राजनीति में महिलाओं को भी अब अहमियत मिलने लगी है। ये आधी आबादी अब सत्ता बनाने या बदलने का दमखम भी रखती है। शायद यही वजह है कि अब महिलाओं को साधने वाले चुनावी वादे किए जाने लगे या उनके लिए योजनाएं लाई जाने लगी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।